बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एमसीक्यूज भी पेपर में दिए जा सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज़ की लॉजिक रीज़न बताऊंगा ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराता हूँ ताकि आप इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएँ। उन बेसिक कंसेप्ट में हमने बात करनी है जी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म पर, कि कोई भी जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करता क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, और अगर कोई मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा तो उसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, तो बच्चों याद रहे कि दो रीज़न है जी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन और इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन। ठीक है, इन दो रीजंस की वजह से कोई भी मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा होता है। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, आप सब जानते हो कि जब किसी कनेक्टर से करंट पास करता है ना तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। करंट का एक इफेक्ट होता है कि करंट जब किसी कनेक्टर से पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और साथ में हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा, ये सब जानते हो आप। दूसरी बात, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जानते हो कि अगर आप एक कॉइल ले लें, कॉइल क्या है भाई, स्प्रिंग लाइक कोई कनेक्टर ले लो, सोलेनॉइड ले लो, ठीक है, और आप उसमें से करंट पास करें तो क्या होगा, वो भी करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि उसकी फील्ड बिल्कुल एक बार मैग्नेट की फील्ड के जैसी होगी। समझ गए? तो अब एक बार मैग्नेट की फील्ड और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड जो है ना वो दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आखिर एक कॉइल के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि ये एक बार मैग्नेट के जैसी फील्ड बनाता है जिसका नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं विद इन अ कॉइल। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जब कॉइल में सर्कुलर पाथ के ऊपर चलता है तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल पर मुश्तमिल होती है। अब ज़रा यहाँ देखो, जो एक एटम है उसका न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। तो जैसे एक कॉइल में जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के ऊपर चलता है तो आपको एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड देता है जो कि बार मैग्नेट के जैसी होती है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन जब एक न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ के ऊपर चलेगा तो वो भी आपको एक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बना के देगा जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल पाया जाएगा, जैसे यहां पर देखा आपने। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पे जाता है तो वह करंट लूप क्रिएट करता है। करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर ही बात। अच्छा, इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन होती है ना, स्पिनिंग मोशन से भी हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। ठीक है, अगर मैं इसकी सही प्रॉपर रीजनिंग में जाऊं ना तो वो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड रीजनिंग है जिसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो बस आप इतना याद रख लीजिए, ये भी एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और ये जब स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करता है तो इसकी भी एक छोटी सी करंट लूप बन जाती है जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। ठीक है, ये याद रखने के लिए आप ये बात कह सकते हैं। ठीक है, वरना इसकी जो डिटेल है वो रीजनिंग वो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, थोड़ा सा आपके लिए समझना वो मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन ये तो हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो याद रहे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन यानी सर्कुलर मोशन और उसकी स्पिनिंग मोशन दोनों से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है। यहां पे आप देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। एक इसके सर्कुलर पाथ पे घूमने की वजह से नॉर्थ और साउथ आया है और एक इसकी स्पिनिंग की वजह से नॉर्थ और साउथ आया। ठीक है, तो ये दो हमारे पास रीजंस होती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब एक और बड़ा अहम पॉइंट है, वो है जी हमारे पास पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। प्यारे बच्चों, जिस एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ना ऑर्बिटल्स में, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं मोस्टली। ठीक है, जिनमें ये नहीं पाए जाते वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करने होते। क्या रीजन है उसके पीछे, उसको भी जरा जान लीजिए। देखिए, हमारे पास एक ये केस है, एक इलेक्ट्रॉन है,
ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का केस है, इधर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का केस है। एक ब्लू कलर का है और एक हमारे पास रेड कलर का है। ठीक है, अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो ये जाहिर सी बात है करंट लूप बनाएगा। करंट लूप का फिर मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा, नॉर्थ और साउथ पोल बनेगी आपके पास, तो ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे आपको नजर आएगा। और ये जो एटम है ना वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा यहां पर हमारे पास जो है वो देखिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड नहीं है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है एक दूसरे से अपोजिट होती है। फर्ज करें एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, समझ गए। तो एक करंट लूप बनाएगा ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन, एक करंट लूप बनाएगा ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था सोलेनॉइड का जो नॉर्थ पोल है उसको मालूम करने का क्या रूल है। तो राइट हैंड में सोलेनॉइड को ऐसे ग्रिप करते थे, ठीक है, कि आपकी जो फिंगर्स है ना वो करंट की डायरेक्शन में हो, तो थंब जो है वो आपका नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। अगर करंट यू जा रहा है तो नॉर्थ इधर, अगर करंट रिवर्स में है तो नॉर्थ इधर। इसका मतलब करंट अगर रिवर्स होगा तो नॉर्थ और साउथ पोल भी हमारे रिवर्स हो जाएंगे। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो सर्कुलर मोशन है एक दूसरे से अपोजिट है। इसका नॉर्थ ऊपर बनेगा, साउथ नीचे, जबकि दूसरे का इससे उलट बन जाएगा, नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर। तो क्या होगा, इसकी फील्ड से क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। अब जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर करंट का लूप है उसकी मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट हो जाती हैं, कैंसल आउट कर देती हैं। तो यहां पर आपको जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा। इसी तरह यह भी याद रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग है, ठीक है ना, स्पिन मोशन, ये जो ऑपोजिट स्पिन होती है इसकी वजह से भी हमारे पास ऑपोजिट पोल बनते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो उनकी स्पिन भी ऑपोजिट होती है, ठीक है, जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर सकती है और एड अप भी हो सकती है। तो याद रहे कि यहां पर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का केस है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर देता है। लेकिन जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का केस आता है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन इन दोनों एक दूसरे की फील्ड को कैंसल आउट कर देते हैं। तो नेट हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नहीं होती। समझ गए? ओके। अब इस तरह के जो एटम्स है ना, वो एटम जो है वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। उनके अंदर प्रॉपर एक नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाता है, ठीक है। हम कहते हैं इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जो है ना इसके अंदर कोई नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है। इसके जो एटम्स होते हैं ना वो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव नहीं करते और वो इस तरह से रहेंगे। उसके बाद मैं एरो नहीं बनाऊंगा। एरो बनाया तो मतलब ये कि इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पाया जाता है, एरो नहीं बनाया तो उसका मतलब है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं पाया जाता। यानी ये एज अ टाइनी मैग्नेट एक्ट करेगा बट ये एज अ टाइनी मैग्नेट एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गए। जल्दी से रिवाइज करता हूं। मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने आपको ये सिखाया कि भाई इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। एक बात, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूमता है अराउंड अ न्यूक्लियस तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक कॉइल के अंदर जो है वो चार्जेस घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अगर ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो ये क्यों नहीं बनाएगा, ये भी नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन है वो भी हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना रीजन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अच्छा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपके पास जो है वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट एटम में पाया जाएगा, एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड नहीं है, तो फिर जो है ना एटम्स जो है वो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट उसका जीरो होता है। ओके जी। अब अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ आ जाए ना बच्चों, तो देखा जाए तो हमारे पास कुछ होते हैं नेचुरल मैग्नेट्स। आपने ज़मीन से कोई निकाले हैं जी, ऑलरेडी वो मैग्नेटिक फील्ड उनकी बन रही हो, नॉर्थ साउथ पोल उनके बने हुए हैं, उनके अंदर जो है वो मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं, मैग्नेटिक नेट जो क्या कहते हैं जी, नेट जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट एटम का वो भी होता है, और सारे के सारे एक डायरेक्शन में भी होते हैं। नेचुरली जो है वो हमें मैग्नेट बना बनाया मिल गया और वो नॉर्थ साउथ पोल उसके बने हुए हैं, ठीक है, वो तो नेचुरल मैग्नेट्स हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियली भी हम मैग्नेट्स बनाते हैं। ये जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये पैरामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक, ये फेरोमैग्नेटिक, ये नेचुरल मैग्नेट नहीं है, ठीक है। आम हालात में अगर आप कोई एक्सटर्नल फील्ड इन पे अप्लाई नहीं करते तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इनके अंदर आपको नजर नहीं आएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड इनकी नहीं होगी, कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ठीक है।
तो इनकी कोई मतलब के मैग्नेटिक इफेक्ट आपको नज़र नहीं आता नॉर्मल हालात के अंदर। सही है। ये जो है ना, इनको एक्सटर्नल फील्ड देने के बाद आप जो है वो मैग्नेटाइज करते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनके अंदर लेकर आते हैं। जब आप एक्सटर्नल फील्ड इन पे अप्लाई कर देते हो तब, ठीक है। इसलिए इनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, हमने बनाए एक्सटर्नल फील्ड देकर, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं हमारे पास। सही है। तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की ना हमने बेसिकली ये जो 3 टाइप्स हैं वो डिस्कस करनी है। वैसे तो हमारे पास टोटल 5 होती हैं, मगर इस लेवल के ऊपर हम सिर्फ 3 को ही डिस्कस करेंगे जो कि मेन है, जिनमें है हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स, डायमैग्नेटिक मटीरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। ठीक है। तो ये 3 हमारे पास टाइप्स है। इसीलिए मैग्नेटिक मटीरियल्स में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है मटीरियल्स दैट कैन बी मैग्नेटाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो मटेरियल जिनके ऊपर आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके उनको मैग्नेटाइज कर सकते हो, वो मटेरियल आपके पास क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। और याद रहे यही हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है। नेचुरल को मैंने आपको बता दिया, जो जमीन से निकले। ऑलरेडी यूज के अंदर इस तरह के मैग्नेटिक मोमेंट भी पाए जाते हैं, ठीक है। और वो सारे एक ही डायरेक्शन में भी होते हैं, प्रॉपर नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वो एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहे होते हैं। मगर ये हैं, ये ऑलरेडी एज अ मैग्नेट आपको नहीं मिलेंगे, इनको मैग्नेट बनाना पड़ेगा, इनको एक्सटर्नल फील्ड देना पड़ेगी। तो इनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है। या फिर सिंपली हम इनको मैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। 3 टाइप्स आ गई, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। अब जरा थोड़ा सा मैं डिटेल में जाके इन चीज़ों को समझाता हूँ, उसके बाद फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ को ना कंपेयर करते हुए लेके चलूंगा, ताकि आपके माइंड में एक सही क्लियर इनका इमेज बन सके। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक की। प्यारे बच्चों, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। जब इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इनके जो एटम्स हैं वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। ये देख सकते हैं आप। ठीक है। तो इनके जो एटम्स हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से टाइनी मैग्नेट की तरह, छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन याद रहे, जितने भी इसके अंदर ये टाइनी मैग्नेट्स हैं ना, ये सारे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, यानी इनकी डायरेक्शन कोई एक स्पेसिफिक नहीं होती। कोई किसी डायरेक्शन में है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, ऐसे रैंडमली पड़े हुए हैं। सही है। और जिसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो नहीं होती, जीरो है। वजह क्या है? कि ये एक दूसरे की फील्ड को खुद ही कैंसिल कर रहे होते हैं। वजह क्या है? रैंडम मोशन, रैंडमली ओरिएंटेड होना। किसी का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर, किसी का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर, यानी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर नॉर्थ साउथ पोल पाए जा रहे हैं। ठीक है। ये जो मटेरियल है इनको हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इनको डिफाइन कैसे करेंगे? सब्सटेंस इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोर्ट ईच अदर एंड एटम्स बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। ये ऐसे मैग्नेट्स, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन और इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है, इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है। मैं बताता हूँ इस बात का मतलब क्या है। देखो, ये है ना एक स्पिनिंग मोशन और एक ये है। ठीक है। नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट ना करते, नॉर्थ ऊपर होता, साउथ नीचे होते, इसकी फील्ड में से माइनस होती फील्ड, ठीक है, फिर आपको रिजल्ट मिलता। अब यहाँ इस सिचुएशन के अंदर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है और जो उसकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और जो एटम है ना, वो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करता है। तो डायग्राम मैंने दिखाई है आपको, ये सब एटम्स हैं, टाइनी मैग्नेट्स हैं, बट रैंडमली ओरिएंटेड है। नेट इफेक्ट देखेंगे तो जीरो है भाई, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। हाँ, जब आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो फिर ये मैग्नेटाइज हो सकते हैं। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। समझ आ गई? अच्छा, फिर आता है हमारे पास डायमैग्नेटिक। अब ये जो डायमैग्नेटिक है ना, ये आपके पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ना, ऐसी सिचुएशन होगी, पेयर्ड की फॉर्म इलेक्ट्रॉन होंगी, तो इस इलेक्ट्रॉन की फील्ड इस इलेक्ट्रॉन की फील्ड से कैंसिल आउट हो जाएगी। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपके पास जो है वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं मिलेगा। आपका जो एटम है वो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि उनकी फील्ड कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं जी, ये है डायमैग्नेटिक। तो यहां पर मैंने मेंशन भी किया, सब्सटेंस इन विच द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड
produced by the orbital and spin motion of electron is cancelled and there is no magnetic movement. कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है. एटम विल नॉट बिहेव एज अ टाइनी मैग्नेट. समझ गए? तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक. अब दोनों में फर्क पता चला. यहां क्या था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे जिसकी वजह से एटम छोटे छोटे मैग्नेट्स बने हुए हैं. यहां क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसकी वजह से एटम जो है वो एज अ मैग्नेट बिहेव ही नहीं कर रहे. वो देखिए मैंने बिल्कुल सर्कल्स बनाए, बीच में एरो नहीं है, आपको मिलेंगे. क्यों? क्योंकि यहां पे ये टाइनी मैग्नेट की तरफ बिहेव करते ही नहीं है. समझ गए? अब इसमें भी जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी मैग्नेटाइज हो सकते हैं. ठीक है, बताऊंगा कैसे. उसके बाद फिर तीसरा आता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर रिलेटिवली इनका कंपैरिजन किया जाए तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं. आयरन की बात कर लें, कोबाल्ट की बात कर लें, निकल की बात कर लें, सारे फेरोमैग्नेटिक हैं. इन सब में ज़्यादा जो है वो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके एटम्स भी टाइनी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करते हैं. ठीक है, अब पैरा से फेरो का फिर क्या डिफरेंस रहेगा? उधर भी अनपेयर्ड थे, इधर भी अनपेयर्ड थे, उधर भी हमारे पास जो है वो जो टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं, यहाँ पर भी टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं. फर्क ये है, पैरा के अंदर जितने भी एटम्स थे ना, सारे के सारे रैंडमली ओरिएंटेड है. हर एक की अपनी मर्जी है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, इस तरह से बिखरे हुए. लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक है इसके अंदर छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, डोमेन्स कहते हैं उनको. ठीक है ना. अब उन रीजन्स के अंदर जितने भी एटम्स है ना, जैसे अब यहाँ पे मैंने एक रीजन शो किया है, इस एक रीजन के अंदर जितने भी एटम्स है ना, वो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं और वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में है. उसके बाद इलाका चेंज हुआ, ये रीजन आ गया, यहाँ वाले सारे एक डायरेक्शन में है, यहाँ वाले सारे एक डायरेक्शन में है, यहाँ वाले सारे एक डायरेक्शन में है. ये ओवरऑल टोटल किया जाए तो एक डायरेक्शन में नहीं है सारे, बट छोटे छोटे रीजन्स हैं, इनके ग्रुप्स हैं. ये वाला ग्रुप एक डायरेक्शन में, ये वाला ग्रुप एक डायरेक्शन में, ये वाला ग्रुप एक डायरेक्शन में. अब ये जो छोटे छोटे रीजन्स बन गए ना, इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स, जो कि पैरा में नहीं होती. और पैरा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कम होते हैं. इसमें फेरो में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ज़्यादा होती है. तो इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, सब्सटेंस इन विच द टाइनी मैग्नेट्स आर प्रेजेंट एंड सपोर्ट ईच अदर इन अ स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स. ईच डोमेन हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल. अब देखो भाई, इसमें हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पाए जाने की वजह से टाइनी मैग्नेट्स हैं. टाइनी मैग्नेट छोटे छोटे रीजन में सारे एक डायरेक्शन में होते हैं. प्रॉपर नॉर्थ पोल साउथ पोल उन्होंने बनाया होता है. लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, एक जो आपके पास ये मटेरियल ओवरऑल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होती है. क्यों? कि ये इस रीजन इस डोमेन की फील्ड इसको कैंसिल कर रही होती है, इसकी इसको कैंसिल, यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती है. तो नेट फील्ड यहाँ पर भी जीरो होती है. तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करता नॉर्मल सिचुएशन के अंदर. हाँ, लेकिन जब आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देंगे तो ये जो है वो मैग्नेट बन जाएगा. जैसे आपने देखा आयरन जो है वो हमारे पास इसकी कॉमन एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की. आप मैग्नेट के साथ जोड़ेंगे तो वो भी मैग्नेट बन जाता है. अब उस आयरन के साथ कोई और आयरन की चीज़ जोड़ोगे तो जुड़ेगी, क्योंकि आयरन मैग्नेटाइज हो चुका है, वो भी मैग्नेट बन चुका है. ठीक है, तो ये इन तीनों में एक डिफरेंस आपको पता चल गया. अब आगे बढ़ती हैं जी. जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं ना, ठीक है ना, तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के नतीजे में ये एटम जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खुद को अलाइन कर लेते हैं, बट स्ट्रांगली अलाइन नहीं करते, स्लाइटली अलाइन करते हैं. ठीक है ना, स्लाइटली अलाइन करते हैं खुद को. ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि आपने जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया उसका बहुत ज़्यादा उसको काम करना पड़ रहा है. हर एक एटम से पहले चेक कर रहा है वो किस डायरेक्शन में है. अच्छा, तुम इस डायरेक्शन में चलो, अब इधर ऐसे चले जाओ. हाँ भाई, तुम किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे चले जाओ. एक एक इंडिविजुअल एटम के ऊपर काम करना पड़ रहा है. ठीक है, तो इसको मान लो कि एनर्जी बहुत ज़्यादा इसकी सर्व हो रही है यहाँ पे, तो फिर इसके लिए बड़ा मुश्किल है. बहुत ज़्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग अप्लाई करके भी बहुत अच्छे से इनको अलाइन नहीं कर पाता. ठीक है, तो मैंने यहां मेंशन किया है वीकली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. जब भी आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, ये मैंने ग्रीन कलर की एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है, एच का नाम दिया उसको मैंने. ठीक है ना, तो ये उसकी डायरेक्शन में खुद को अलाइन करते हैं, बट स्ट्रांगली अलाइन नहीं करते, स्लाइटली अलाइन करते हैं. समझ गए या नहीं? और ये भी बता दूं आपको कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है ना वो अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं. ठीक है, अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं, बट स्लाइटली अट्रैक्टेड होते हैं. यहां पर बताऊंगा नीचे वो पॉइंट भी. अच्छा, अब ये पॉइंट समझ में आ गया. आगे चलो, जब हम आते हैं जी डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, अब यहां पर जो है ना स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्या मसला हुआ कि हमने फील्ड अप्लाई किया है उसको उस डायरेक्शन के अंदर, बट ये मैग्नेटाइज हुए अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. इसकी क्या रीजन है?
तो देखो भाई यहां पर जो मैग्नेटिक डायपोल थे ना, यानी नॉर्थ साउथ, मौजूद ही नहीं थे, ये टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर ही नहीं रहे थे। तो आपने जो फील्ड अप्लाई की है, आपने इसके अंदर वो मैग्नेटिक इफेक्ट को इंड्यूस कराया है, ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इधर इंड्यूस हुए हैं। अब ऑपोजिट में क्यों इंड्यूस हुए, मैं आपको बताता हूं। आपने लेंज लॉ पढ़ा था कि ईएमएफ को जो प्रोड्यूस करता है ना, ईएमएफ प्रोड्यूस होने के बाद उसी की मुखालिफत करता है, और इंड्यूस होने वाला ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस करने वाले के ऑपोजिट में होता था। ऐसा ही है। अब बस यहीं से याद रख लो कि एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई की है इस डायरेक्शन के अंदर, जिसने इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट को इंड्यूस करा दिया। जब इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस आया तो इंड्यूस होने वाली फील्ड जो है वो उसको अपोज करेगी जिसने इसको बनाया, ऐसे याद रख लो। तो ये हमारे पास अपोजिट में इस डायरेक्शन के अंदर अलाइन होता है और इस फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास रीजन है कि यहां पर जो मैग्नेटिक डायपोल है वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट में अलाइन हुए हैं। रीजन क्या है, ये इंड्यूस होने वाले हैं, और जो इंड्यूस होने वाले होते हैं वो इसके साथ अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे लेंज लॉ में होता था कि जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद उसकी मुखालफत करता है। यहां पर किस वजह से इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो मैग्नेटिक डायपोल बने, इस फील्ड के अप्लाई करने की वजह से। तो ये एक बड़ा आसान तरीका है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके जी। तो यहां पे बताएंगे वीकली मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर भी आप जब इस पे फील्ड अप्लाई करते हो तो एक एक आइटम के अंदर जाके आपको मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस करना पड़ रहा है, और वो इंड्यूस भी फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाके होता है। ठीक है, और स्लाइटली इंड्यूस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होती। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं जी फेरोमैग्नेटिक के अंदर। ये बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल है। इसके अंदर जो है आपने जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। होता यूं है कि ये सारे के सारे ग्रुप जो है ना, वो सारे के सारे जो हैं एटम जितने भी हैं एक डोमेन के अंदर या एक इस रीजन के अंदर वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, आपको अगर एक एक बंदे को समझाना पड़े उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। हर बंदे को आप किसी को एग्री कर पाएंगे, किसी को एग्री नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ग्रुप्स दे दिए जाएं कि ये ग्रुप जो है वो एक ही माइंडसेट का है, ये दूसरा ग्रुप एक ही माइंडसेट का है, ये तीसरा ग्रुप एक ही माइंडसेट का है, तो आप उनको आसानी से कन्वे कर सकते हो, अपना मैसेज उनको अपनी तरफ माइल कर सकते हो। अब ये सारे के सारे एक ही माइंडसेट के हैं, आप इनको आसानी से जो है ना एक की डायरेक्शन के अंदर या जिधर ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। आप एक दो पे काम करेंगे, दूसरे खुद ब खुद उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। यहां पर आप एक दो पे काम करेंगे, बाकी सारे खुद ब खुद अलाइन हो जाएंगे। इस वजह से यहां पर ये बड़े स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये वीकली मैग्नेटाइज हुआ था पैरा वाला, क्यों? क्योंकि पैरा में एक एक बंदे को जाके उसको समझना पड़ा था, भाई ये तुम इस डायरेक्शन में उधर चले जाओ, भाई तुम इस डायरेक्शन में उधर चले जाओ। यहां पर इसको ग्रुप मिल रहे हैं, ग्रुप को एक ही बार समझाता है वो और उनको सीधा कर लेता है। ठीक है, एक को अपने डायरेक्शन में चेंज किया, बाकी उसके साथ चेंज हो जाते हैं। इधर एक को चेंज किया, बाकी उसके साथ चेंज हो जाएंगे। तो जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो सारे के सारे जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे और एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो शो करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो यहां पर मेंशन किया है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो ये मैग्नेटाइज होंगे और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे। अब फर्क देख लिया आपने, डाया में अपोजिट मैग्नेटाइज हुए, इन दोनों में सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुए। ठीक है, इधर वीकली मैग्नेटाइज, इधर वीकली मैग्नेटाइज, बट इधर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। समझ गए? ओके जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जी एक पॉइंट, इनके अंदर जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक में। जो डायमैग्नेटिक है वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसी वजह से टाइनी मैग्नेट भी नहीं है। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, इसी वजह से फेरोमैग्नेटिक में हमारे पास जो है वो टाइनी मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर हमारे पास जी, वो है अट्रैक्शन का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, ये अट्रैक्ट होते हैं बट वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट इसके करीब लेकर आएंगे तो ये अट्रैक्शन शो करते हैं बट वीकली अट्रैक्शन शो करते हैं। समझ गए? और उसके बदले में ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं कि जब इनके करीब मैग्नेट लाया जाता है तो ये रिपल्शन शो करते हैं बट वीकली रिपेल होते हैं, बहुत स्ट्रांगली रिपेल नहीं होते। हाँ, जब हम बात करते हैं इसकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उसकी वजह पता क्या, मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, अट्रैक्शन यानी उसकी तरफ मूव करते हुए चले जाना, खींचे चले जाना या उससे दूर आ जाना, ठीक है ना, ये होता है जब फोर्स लगती है। फोर्स पता है कब बनती है? जब फील्ड से इंट्रैक्शन करती है। एक इस मटेरियल की फील्ड है, एक इस मटेरियल की फील्ड है, दोनों आपस में इंट्रैक्शन करती हैं।
अगर स्ट्रॉन्गर फील्ड्स होंगी, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्गर रिपल्शन होती है, सही है। और अगर वीकर फील्ड्स होती हैं, वीकर इंटरेक्शन होता है, तो फिर वीकर आपके पास जो है वो अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। भाई देखो यहां पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हुआ था, बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हुआ था, तो अब इसकी अपनी फील्ड बड़ी जबरदस्त बन गई है। एक आपका एक्सटर्नल मैग्नेट की फील्ड है, एक इसकी फील्ड है, तो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होने की वजह से इसकी फील्ड उसकी फील्ड अच्छे से इंटरेक्ट करती है और यहां पर जो है वो एक स्ट्रांग अट्रैक्शन शो कर रही होती है। जबकि यहां पे आपने देखा ये वीकली अलाइन होता है, ये वीकली अलाइन होता है, दोनों वीकली अलाइन होता है। वीकली अलाइन होने की वजह से इनकी जो फील्ड है वो भी वीक होती है। अब अगर वीक फील्ड को इंटरेक्शन कराएंगे आप दूसरी फील्ड के साथ, तो डेफिनेटली एक जो फोर्स है वो भी वीकर ही बनेगी, ठीक है। इस वजह से ये वीकली रिपेल होते हैं और ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, समझ गए? अच्छा जी, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है जी, जब आप इनके ऊपर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो फिर ये कैसे बिहेव करते हैं। जब आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल से एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर लोगे ना, तो एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करने से जैसे ही आपने खत्म कर दिया तो दोबारा से ये अपनी इस ऑर्डर्ड स्टेट से इस डिसऑर्डर्ड स्टेट के अंदर आ जाते हैं, दोबारा से मैग्नेटिज्म खत्म, लूज, ठीक है ना। तो ये अपनी इस स्टेट के अंदर वापस आ जाते हैं, रैंडमली ओरिएंट हो जाते हैं, सही है। सो लूज मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही फील्ड हटाई लो भाई मैग्नेटिज्म खत्म। डाया की बात कर लें, ये भी ऐसे ही बिहेव करता है, लूज मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो हमारा फेरोमैग्नेटिक है ये बहुत अच्छा है, ये कहता है भाई कोई बात नहीं, आपने मुझे एक बार अरेंज कर दिया था, ठीक है, मैं ऐसे ही रहूंगा, आप चले जाओ, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड को हटा दो, स्टिल मैग्नेटाइज रहेगा, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं कि एक बार आपने इनको मैग्नेटाइज कर दिया, अब आप एक्सटर्नल फील्ड को हटा भी लो, फिर भी ये अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उनको रिटेन रखते हैं और अपने आप को मैग्नेटाइज रखते हैं और एज अ मैग्नेट बना रहेगा। जबकि ये दोनों फॉरेन मैग्नेटाइजेशन लूज कर देते हैं जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड को हटा लिया, ठीक है। ओके जी, उसके बाद फिर है जी हमारे पास कि जब हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है इनको लाया जाता है एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो ये वीक रीजन से स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। भाई देखो फर्ज कर लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे पड़ा हुआ है, हम जो एक बार मैग्नेट की फील्ड जो है ना इसके करीब लेके आते जा रहे हैं, तो हम उसको एक वीकर रीजन से ना स्ट्रॉन्गर रीजन के अंदर इंटर कर रहे हैं। जब वीकर से स्ट्रॉन्गर रीजन में हम इस ऑब्जेक्ट को इंटर कर रहे हैं ना, तो मतलब हम उसको स्ट्रॉन्गर फील्ड दे रहे हैं। स्ट्रॉन्गर फील्ड देने से उसके अंदर जो एटम्स हैं जो कि टाइनी मैग्नेट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में खुद को अलाइन करते चले जाएंगे, ठीक है। जब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में खुद को अलाइन करते चले जाएंगे, सही है, तो फिर जो है वो हमारे पास इसकी फील्ड और इस एक्सटर्नल फील्ड के दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, तो फिर ये भागा भागा वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएगा, समझ गए। तो जब आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इसको रखते हैं तो ये वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ भागा हुआ जाता है। इसी तरह से जब हम आ जाते हैं जी डायमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में, तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्यों ऐसा होता है मैं बताता हूं। अब यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, बार मैग्नेट यहां से इधर लेकर आओ, तो आप क्या कर रहे हो, इसको वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर इसको लेके जा रहे हो, यानी कि आप इसको जो फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो पहले वीक थी, ऐसा ऐसा फील्ड स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, ऐसा कर रहे हो। अच्छा, अब आप वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ लेके जा रहे हो इसको। अब ये जो है ना ये मैग्नेटाइज होगा इंड्यूस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है ना। इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी और वो पोल ऑपोजिट में बनते हैं। आपको मैंने बताया था जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये खुद को अलाइन करता है। तो मतलब ये है कि जब ऑपोजिट में अलाइन करेगा इसी वजह से इसके दरमियान रिपल्शन भी होती है। अब जब आप इसको वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ लेके जा रहे हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये जो पोल डेवलप हुए हैं वो भी स्ट्रॉन्गली डेवलप होते चले जाएंगे, ठीक है। तो जब ये स्ट्रॉन्गली डेवलप होते चले जाएंगे तो अगेन वही बात कि स्ट्रॉन्गर फील्ड्स का इंटरेक्शन होगा कि इधर से हमने मैग्नेट की फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दी और इधर से इसके अंदर जो उसके अंदर जो बने थे ये वाले इंड्यूस हुए थे पोल, उनकी फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा तो क्योंकि यहां पर होती रिपल्शन है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसके खुद को अलाइन किया था, तो फिर रिपल्शन होगी तो डेफिनेटली किधर जाएगा, इस तरफ को मूव करेगा, उससे अवे मूव करेगा। हम मैग्नेट इधर लेके जा रहे हैं वो उधर जाएगा, तो उधर क्या हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड के रीजन में इंटर हो रहा है, इतनी सी बात है, ठीक है।
और इसी तरह से जो हमारे पास ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये भी वीक से स्ट्रॉन्गर रीजन के अंदर इंटर होते हैं, जैसे पैरा में हुआ था। अब ये तो काफी मिलते जुलते हैं क्योंकि इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फर्क यह है कि उधर थोड़े ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर थोड़े कम होते हैं। इधर जो है वो डोमेन्स होती हैं, इधर डोमेन्स नहीं होती हैं। सही है, तो ये भी उसकी तरह ही बिहेव कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है, वो भी वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है। हाँ, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऐसा आप ऐड करना चाहें एग्जाम में कर सकते हैं, नहीं भी करना तो इसको स्किप भी किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद फिर बात करेंगे इसकी एग्जिस्टेंस की। तो प्यारे बच्चों, ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में हो सकते हैं, डायमैग्नेटिक भी सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर हो सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास हैं फेरोमैग्नेटिक ये सॉलिड्स में होते हैं। ठीक है, ओके जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं जी इनकी एग्जांपल्स के ऊपर। एग्जांपल्स में हमारे पास इसमें मैंने यहाँ मेंशन किया है जी, एल्यूमिनियम है, प्लैटिनम है, क्रोमियम है। ठीक है, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमारे पास आ जाता है जी, आ जाती है क्या है जी इसके अंदर एग्जांपल्स, हाँ ये आ जाता है जी बिस्मथ, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। ठीक है, ये इसके अंदर एग्जांपल आ जाती हैं। और फिर बात कर लेते हैं जी इसकी क्या नाम है इसका फेरोमैग्नेटिक की। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमारे पास आ जाते हैं जी कौन कौन से था, एक तो था आयरन था, एक निकल था, एक कोबाल्ट था। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि नहीं किया, लेट मी चेक, आई थिंक मैंने इसको स्किप कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिए। इसमें आयरन आ जाता है, इसमें निकल आ जाता है, इसमें कोबाल्ट आ जाता है। ये तीन जो है वो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। सही है, और उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जी एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डोमेन्स का, और एक जो है वो क्यूरी टेम्परेचर का। ये भी 2 पॉइंट्स हैं आपकी बुक में दिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि ये पॉइंट हमसे मिस ना हो जाए। ठीक है, एक डोमेन के बारे में ऑब्जेक्टिव आ जाता है जी, इसका साइज तकरीबन फ्यू मिलीमीटर्स में होता है, और इसमें जो एटम्स होते हैं यानी जो ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं ये टाइनी मैग्नेट्स, उनकी तादाद 10⁻12 से लेकर 10⁻16 एटम्स के दरम्यान होती है एक डोमेन के अंदर। सही है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है क्यूरी टेम्परेचर। प्यारे बच्चों, जब आप इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप टेम्परेचर देते हो ना, हीट देते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो उसका, तो उसके जो हमारे पास ये मैग्नेट्स है ना, ये भी खुद को मतलब कि टाइनी मैग्नेट्स खुद को जो है ना रैंडमली डायरेक्शन के अंदर मूव कराना शुरू कर देते हैं, यानी कि इनका जो एक सीक्वेंस है जो ऑर्डर में पड़े हैं ना उनको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। सही है, तो आप टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते जाओ हीट देते हुए। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी खुद को जो है ना वो एक ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट के अंदर लेके चले जाते हैं। सही है, और एक खास टेम्परेचर के बाद जाके कंप्लीटली ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं जैसे कि हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में थे कि हर एक की डायरेक्शन जो है वो दूसरे से अलग हो जाती है। ठीक है, तो उस खास टेम्परेचर को ना हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर जाके एक जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर तब्दील हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।